ये पिरामिड करीब 4500 साल पुराना है, लेकिन अभी भी इसकी चमक बरकरार है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हजारों साल पहले इन पिरामिड्स का निर्माण कैसे किया होगा? उस वक्त किस तरह की तकनीक और सामानों का इस्तेमाल किया गया था? चलिए पिरामिड्स के इन रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यूं तो दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो अपने भीतर अनेक रहस्यों को समेटे हैं, लेकिन जब बात मिस्र के पिरामिड की आती है तो ये रहस्य और गंभीर बन जाते हैं। मिस्र की सबसे अद्भुत और रहस्यमय कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। में हजारों पिरामिड्स हैं, लेकिन आज हम केवल मिस्र के पिरामिड की चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में कम से कम 118 पिरामिड को आइडेंटिफाई किया गया है। इनमें से द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। मानव निर्मित इस अद्भुत कलाकृति को लगभग 2600 BC में बनाया गया था। इसे चौथे राजवंश के दूसरे फराओ खुफू की याद में बनाया गया था। इसे खुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एंशिएंट इजिप्ट के राजा या शासकों को फराओ कहा जाता था। फराओ राज्य के प्रमुख और अपने लोगों के धार्मिक नेता दोनों थे। फराओ शब्द का अर्थ ग्रेट हाउस भी है, जहाँ राजा रहता था। बात करें पिरामिड्स की तो इन्हें फराओ की कब्रों को रखने के लिए टॉम्ब के रूप में बनाया गया था। इसमें मिस्र के तत्कालीन फराओ यानी कि राजा या रानी के शव को मम्मी के रूप में सुरक्षित रखा जाता था। जानकारी के लिए बता दें कि मिस्र में मृत शरीर पर तमाम तरह के लेप लगाकर उसे कपड़े से लपेटकर लंबे समय के लिए सुरक्षित रख दिया जाता था। इसी प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। और हाँ, मम्मी बनाने की शुरुआत मिस्र से ही हुई थी। दोस्तों, मम्मी बनाने के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प धारणा है। प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु को केवल दूसरी दुनिया की यात्रा की शुरुआत के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि अगर राजा और रानी की मम्मी को पिरामिड में एक परफेक्ट अलाइनमेंट में रखा जाए तो रात के समय तारों के जरिए उनकी आत्मा ऊपर जाती है और उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त होता है, जिसके कारण पिरामिड बनाए गए थे। प्राचीन मिस्र की जनता अपने राजा को बेहद पसंद करती थी और इसी वजह से जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो प्रजा उसे दफनाते वक्त साथ में कुछ ज़रूरी चीज़ें भी रख देती थी। राजाओं के शवों के साथ खाने पीने की चीज़ें, सोने के आभूषण, बर्तन और हथियार भी दफनाए जाते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि कई बार तो राजा के सेवक और सेविकों को भी जबरन राजा के साथ दफना दिया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद इंसान दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहां उनके साथ दफनाई गई चीज़ें उन्हें काम आएंगी। खैर, पिरामिड बनाना हर मायने से काफ़ी टफ वर्क था। पहला तो ये कि उस वक्त ना तो किसी तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और ना ही किसी तरह के खास औजार, यहाँ तक कि उस वक्त पहिए भी नहीं थे। लेकिन इन तमाम रुकावटों के बावजूद प्राचीन मिस्र वासियों ने एक ऐसा यूनिक आर्किटेक्चर बनाया जो आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है, जिसे हम मिस्र का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहते हैं। उस दौरान पिरामिड के निर्माण को लेकर एक और समस्या थी, और वो ये थी कि उसे कुछ इस तरह तैयार किया जाए कि कोई पिरामिड को तोड़ न सके, क्योंकि उनके अंदर रखे शव के साथ बेशकीमती चीज़ें भी दफनाई जाती थीं। कोई चोर लुटेरे उन्हें लूट न सके, इस वजह से पिरामिड को बड़ी सावधानी से तैयार किया जाता था। पिरामिड में शव को रखने का कक्ष पिरामिड के केंद्र में रहता था। मिस्र का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा बेहद ही खास और अनोखा है। यह पिरामिड नील नदी के किनारे स्थित है। हालांकि यहाँ 2 और पिरामिड नजर आते हैं, मगर इन तीनों में गीज़ा पिरामिड सबसे ऊंचा है। इस विशाल पिरामिड की संरचना पर नजर डालें तो इसके बेस का कुछ क्षेत्रफल 756 फीट यानी कि 13 एकड़ है, जिसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल फील्ड्स बड़े आराम से फिट बैठ सकते हैं। इसकी हाइट की अगर बात करें तो ये 445 फीट ऊंचा है। एक अनुमान के मुताबिक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को लाइमस्टोन, मोटार और ग्रेनाइट से तैयार किया गया था। इसमें 2.3 मिलियन बड़े ब्लॉक्स यानी कि पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिनका कुल वजन 6 मिलियन टन के करीब था। बड़े ताज्जुब की बात है कि इनमें से कुछ पत्थरों का वजन करीब 50 टन भी था। सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के चैम्बर में मिला था, जिसका वजन करीब 80 टन है। पिरामिड को लेकर उठने वाले सवाल। दोस्तों, प्राचीन समय में जब इंसानी सभ्यता अपने विकास और उत्थान के मार्ग को खोज रही थी, उस वक्त इतनी विशाल संरचना को खड़ा करना वाकई ताज्जुब करने वाली बात है। लगभग 4000 साल पहले जब इंसान के पास उत्तम किस्म के औजार नहीं थे, तो उस दौरान इतने बड़े ढांचे को बनाना समझ के परे है। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है, तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा। एक सवाल ये भी है कि प्राचीन मिस्र के लोगों को उस दौरान पहिए के इस्तेमाल की जानकारी नहीं थी।
ऐसे में उन्होंने इन भारी भरकम पत्थरों को नील नदी की दूसरी तरफ से इस तरफ लाकर कैसे पिरामिड का निर्माण किया होगा। बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस टूल के इतने शानदार पिरामिड्स का निर्माण करना बेहद मुश्किल था। आखिर इन्हें बनाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिरामिड के निर्माण को लेकर कई तरह की थ्योरीज पेश की गई हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित थ्योरी है पिरामिड्स को एलियंस नहीं बनाया होगा। दरअसल गीज़ा के जो तीनों पिरामिड बने हैं वो ओरायन बेल्ट के 3 सितारों के साथ अलाइंड है। इसके अलावा पिरामिड की दीवारों पर कई तरह के हीरोग्लिफिक्स मिले हैं। इनमें अंतरिक्ष यान, आधुनिक तरह की स्पेसशिप जैसी चीज़ें बनी हुई हैं। इसके अलावा पिरामिड की अंडरग्राउंड दीवारों पर कई तरह के चित्र बने हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति बल्ब जैसी चीज़ को उठाकर रख रहे हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से कुछ लोग मानते हैं कि मिस्र के तीनों द ग्रेट पिरामिड को एलियंस नहीं बनाया है। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए किसी के पास कोई ठोस आधार नहीं है। खैर, आपको बता दें कि गीज़ा के पिरामिड को बनने में करीब 20 वर्षों का समय लगा था। पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहली चुनौती थी डायरेक्शन, यानी कि दिशा। उस वक्त पिरामिड की दीवारों की दिशा को किस तरह से सेट किया गया होगा कि इनका आपस में तालमेल सही से रहे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले ऐसी ज़मीन की तलाश की गई होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेलने की क्षमता रखती हो। फिर उसके बाद उन पोलर स्टार्स को देखा गया होगा, जिनकी मदद से धरती के पोल्स की जानकारी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी मदद से पिरामिड की दिशा को सेट किया गया होगा, वो भी बिना किसी कंपास या किसी दूसरे दिशा सूचक यंत्र के। पिरामिड बनाने के लिए दूसरी समस्या थी लेवल, यानी कि स्तर। ऐसी जगह पर पिरामिड खड़ा नामुमकिन था जहां का लेवल ठीक ना हो। ऊपर से उस वक्त लेजर लेवल और बबल लेवल का भी अभाव था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राचीन मिस्र में इस मुश्किल कार्य को पानी की मदद ने संभव बनाया हो। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पिरामिड वाली जगह के चारों तरफ गड्ढा करके उसमें पानी डाला गया और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के स्तर को चेक किया गया होगा। जो हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं किया उसे छन्नी या हथौड़ी की मदद से काट कर सेट किया गया होगा। इसके अलावा प्राचीन मिस्र वासियों ने इस खास किस्म के टूल का भी इस्तेमाल किया गया होगा, जिसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तीसरी और अहम चुनौती थी स्टोन्स, यानी कि पत्थर। शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि पिरामिड का लेवल और दिशा सेट करना इतना मुश्किल नहीं था जितना पिरामिड के लिए पत्थरों की खोज करना था, और फिर उसके बाद उन्हें कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाए, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। दोस्तों, पिरामिड में जिस खास तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उसे लाइमस्टोन कहते हैं। इन पत्थरों का वजन भी 2 से 50 टन का था और ये कंस्ट्रक्शन साइट से काफ़ी दूरी पर थे। एक पिरामिड के लिए तकरीबन 23 लाख पत्थरों की जरूरत थी। जोखिम भरे इस कार्य के लिए तब ना जानवर की मदद ली जा सकती थी और ना तो तब कोई ट्रेन या क्रेन हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि बड़ी बड़ी नौकाओं में पत्थरों को लाद कर लाया गया होगा। केवल इस कार्य के लिए कम से कम 500 मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि इतने भारी पत्थरों को लाना कोई खेल नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि प्राचीन मिस्रवासी स्लेग्ड लाइम या टफला, जो एक प्रकार की स्थानीय मिट्टी है, उससे बने रास्तों पर स्लेज पर बॉक्स को खींचते थे। पूरे गीज़ा पठार में टफला से बने रास्ते के अवशेष पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि मजदूर छोटे पत्थरों को लुढ़काकर और बड़े पत्थरों को खींच कर ले जाते होंगे। पत्थरों को लाने के बाद फिर एक नई समस्या खड़ी हो गई, और वो ये थी कि इतने बड़े और इतने ढेर सारे पत्थरों की कटाई कैसे की जाए। बताते हैं कि छेनी और हथौड़ी की मदद से इस कार्य को अंजाम दिया गया होगा। प्राचीन मिस्रवासी तांबे और बाद में कांसे और लकड़ी का उपयोग करने तक ही सीमित थे। गीज़ा पिरामिड के निर्माण के लिए मुख्य रूप से गीज़ा पठार के स्थानीय चूना पत्थरों का उपयोग किया गया था, जबकि दूसरे ब्लॉक्स को नील नदी पर नाव द्वारा आयात किया गया था। आवरण के लिए तुरा से सफ़ेद चूना पत्थर और किंग्स चैम्बर संरचना के लिए असवान से ग्रेनाइट के ब्लॉक्स लाए गए। इसके बाद एक और सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन पत्थरों को एक के ऊपर एक टॉप तक कैसे सेट किया गया होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड निर्माण से पहले ही ये सब तय कर लिया गया होगा। इस कार्य को स्पाइरल ट्रैक या फिर जिगजैग ट्रैक के जरिए अंजाम दिया गया होगा। बहरहाल इस बारे में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पिरामिड के अंदर जिस ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है उसे काटना काफ़ी टफ होता है। आज के समय में इसे ग्राइंडर मशीन की मदद से ही कट किया जा सकता है, जिसमें काफ़ी मजबूत ब्लेड लगे होते हैं। दोस्तों, काफ़ी तिगड़म लगाने के बाद एक्सपर्ट्स को इसका जवाब मिला। उनका मानना है कि पिरामिड में इस्तेमाल ग्रेनाइट पत्थरों को बिना दांत वाले आरे से काटा गया होगा।
इस कार्य के लिए आरे के दोनों तरफ वजन डालकर ग्रेनाइट पत्थर पर चलाया गया होगा और बीच में थोड़ी थोड़ी बजरी डालकर इस कार्य को संभव किया गया होगा। ऐसा माना जाता है कि इस काम के लिए तकरीबन 4 महीने का समय लगा होगा, मगर एंशिएंट इजिप्शियंस ने असंभव को संभव कर दिखाया और आज हमारे सामने एक शानदार नमूना पेश है जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से फेमस है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई हो।